जय हिंद। आज की इस क्लास में हम आप मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमें जिंदा रहने के लिए भोजन तथा वायु के अतिरिक्त एंजाइम तथा हार्मोन्स की आवश्यकता होती है और यह एंजाइम और हार्मोन्स एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, हमको हमारे ग्रंथियों द्वारा मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर में अंगों के अतिरिक्त एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है जो हमारी समस्त जैविक क्रिया को संपन्न कराने के लिए एक विशेष प्रकार के रसायन को संश्लेषित करती है, जिसे ग्रंथ या ग्लैंड कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में अंगों के अतिरिक्त कुछ थैली नुमा संरचना पाई जाती है और यही थैली नुमा संरचना हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी जैविक क्रिया है, चाहे वह पाचन की क्रिया हो, चाहे श्वसन की क्रिया हो, चाहे उत्सर्जन की क्रिया हो, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, चाहे जनन की क्रिया हो, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, चाहे गमन की क्रिया हो, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, समस्त जैविक क्रिया को संपन्न कराने के लिए इन्हीं थैली नुमा संरचनाओं के द्वारा एक विशेष प्रकार के रसायन का संश्लेषण होता है। ये रसायन कुछ और नहीं बल्कि एंजाइम अथवा हार्मोन्स होते हैं। तो यही थैली नुमा संरचना जो एंजाइम अथवा हार्मोन को एक रसायन के रूप में संश्लेषित करती हैं, यही थैली नुमा संरचना ग्रंथि या ग्लैंड या थैली कहलाती है। ये ग्रंथियां निम्न 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पहला है बहिस्रावी ग्रंथि, जिसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, और तीसरा है मिश्रित ग्रंथि, जिसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। तो हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं ये 3 प्रकार की, बहिस्रावी के रूप में, अंतःस्रावी के रूप में और मिश्रित ग्रंथि के रूप में पाई जाती हैं। अब हम क्रमशः इन तीनों को समझ लेते हैं। तो पहला हमारा मिला है बहिस्रावी ग्रंथि। इन बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में अगर हम आप जाने तो इन बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम नामक रसायन संश्लेषित होता है। और एक दूसरी खासियत इसकी ये होती है कि ये जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो एंजाइम को स्रावित करती हैं, ये एंजाइम जो है किसी विशेष नली द्वारा, जिसे डक्ट कहा जाता है, किसी विशेष डक्ट द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर में हमारी जैविक क्रिया को संपन्न कराने के लिए जाता है। और देखें, यह एंजाइम जो है हमारे ब्लड से यानी कि रक्त से इसका संपर्क नहीं रहता है। कहने का मतलब यह है कि जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, ये बहिस्रावी ग्रंथियां तरल चिपचिपे पदार्थ के रूप में जिस रसायन का संश्लेषण करती हैं वह एंजाइम कहलाती हैं। हम आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मानव शरीर में बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा संश्लेषित होने वाला रसायन जो है एंजाइम कहलाता है। अर्थात बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम का स्रावण होता है और ये एंजाइम नामक जो रसायन होते हैं हमारे शरीर में किसी विशेष नलिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं या किसी विशेष नलिकाओं से स्रावित होकर के हमारे जो है जैविक क्रिया को संपन्न कराने के लिए विशेष अंगों तक जाते हैं, तंत्रों तक जाते हैं। और इनका जो संपर्क होता है वह ब्लड से यानी कि रुधिर या रक्त से नहीं होता है। ये निश्चित रुधिर वाहिनियों में बहते हैं, इनका संपर्क ब्लड से नहीं होता है। एग्जाम्पल को अगर हम आप समझें तो देखिए, हमारे मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये लार ग्रंथियां आपको पता है 3 प्रकार की होती हैं, जो विशेष जो है नलिकाओं के द्वारा अलग अलग 3 नलिकाओं के द्वारा स्रावित होकर के अलग अलग 3 नलिकाओं से निकल करके हमारे मुख तक आती हैं। और ये मुख से सीधा जो है ग्रास नली से होते हुए सीधा जो है अमाशय या छोटी आंत और बड़ी आंत तक पहुंच जाती हैं। तो देखिए, ये लार नामक एंजाइम जो है कहीं से भी रुधिर के संपर्क में नहीं आए। और देखें तो जैसे यूरिन है, जिसे पेशाब कहा जाता है, पेशाब जो होता है वह रुधिर से इसका संपर्क नहीं रहता है। और देखें, आँख में कीचड़ आता है,
ये आँख का कीचड़ जो होता है वह भी विशेष नलिकाओं के द्वारा निकल करके आता है। इसका संपर्क रुधिर से नहीं रहता है। कान का मोम देखें, जिसे वैक्स कहते हैं, मोम खूट कहते हैं, अवधी भाषा में खूट कहा जाता है। तो ये जो कान का वैक्स होता है यह भी निश्चित नली के द्वारा जो है कान तक पहुंचता है। इसका संपर्क रुधिर से नहीं रहता है। और देखें, जो अमाशय में पाचक ग्रंथि जिसे जठर ग्रंथि कहा जाता है, इस जठर ग्रंथियों के द्वारा जो जठर रस स्रावित होते हैं, जिससे अमाशयी रस भी कहा जाता है, यह अमाशयी रस जो है अमाशय यानी कि जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होकर के जो है क्या करते हैं, भोजन का पाचन कराते हैं। कहने का मतलब इसका भी संपर्क रुधिर से नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त और देखते हैं तैली ग्रंथियां। जैसे देखते हैं कि तैली ग्रंथियां जो हमारी त्वचा में पाई जाती हैं, यहाँ पर नाक वगैरह में पाई जाती हैं, ये क्या करती हैं, विशेष नलिकाओं से निकल करके हमारी त्वचा को स्लिम बनाती हैं, चिकना बनाती हैं, या जो है हमारे जो है त्वचा को, हमारे फेस को, चेहरे को जो है स्लिम बना के रखती हैं। और देखें इसी तरह से स्पर्म होता है जिसे शुक्राणु कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है अन्य भी जो है बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो अगर एग्जाम्पल को हम देख लें तो एग्जाम्पल में क्या मिला है, लार ग्रंथियां, तैलीय ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, स्पर्म आदि, ये सब जो है बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। और इन बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम नामक रसायन का संश्लेषण होता है। अगला देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन नामक, या हार्मोन्स भी इसे कहा जाता है, हार्मोन नामक रसायन का संश्लेषण होता है। और ये किसी नलिका के द्वारा या किसी नली या डक्ट के द्वारा हमारे शरीर में नहीं जाते हैं, यानी कि हार्मोन्स किसी नलिकाओं की सहायता से हमारे शरीर में नहीं रहते हैं, अर्थात इनका जो संपर्क होता है वह रक्त से होता है, इनका संपर्क जो है वह ब्लड से रहता है। ठीक बहिस्रावी ग्रंथियों का उल्टा देखिए, बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा तरल रसायन के रूप में एंजाइम का संश्लेषण होता है, और ये एंजाइम विशेष नलिकाओं के द्वारा या विशेष नलिकाओं में बहते हैं, और इनका संपर्क जो है ब्लड यानी कि रक्त से नहीं रहता है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जिस तरल रसायन का संश्लेषण होता है उसे हार्मोन कहा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा संश्लेषित होने वाला विशेष प्रकार का रसायन हार्मोन्स कहलाता है। और ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारे शरीर में किसी नलिका के द्वारा नहीं जाते हैं, बल्कि हमारे शरीर में रुधिर के संपर्क में रहते हैं, या रुधिर के संपर्क से हमारे शरीर में जाते हैं, जिससे हमारी समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो है मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि आदि ग्रंथियां आती हैं। इसके अतिरिक्त मिश्रित ग्रंथियों को देखिए, जिसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। तो हमारे शरीर में अंगों के अतिरिक्त पाई जाने वाली ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का संश्लेषण कराती हैं, मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं, मिक्स ग्लैंड कहलाती हैं। यानी कि मिश्रित ग्रंथियों के द्वारा जो है एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों का संश्लेषण होता है। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों का संश्लेषण कराती हैं, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। इसका मुख्य उदाहरण जो होता है वह है अग्न्याशय ग्रंथियां। अग्न्याशय जिससे पैनक्रियाज कहा जाता है, ये अग्न्याशय ग्रंथियों के द्वारा जो होता है हार्मोन का भी संश्लेषण होता है और एंजाइम का भी संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार
अब हम जो है बारी बारी से यानी कि एक एक करके सबको समझते चलेंगे। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सभी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य और ये ग्रंथियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इन सबका एक एक करके अध्ययन करते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बहिस्रावी ग्रंथियां क्या हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इनके कार्य क्या होते हैं। फिर उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, फिर मिश्रित ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लड है, BL है, BL OD। तो चलिए हम सबसे पहले बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाने। चलिए देखिए, इन बहिस्रावी ग्रंथियों में पहली ग्रंथि है सेरोमेन ग्लैंड। ये सेरोमेन ग्लैंड जो होती है एक कान में पाई जाती है, हमारे आपके कान में पाई जाती है। इसका काम होता है वैक्स का फॉर्मेशन करना, यानी कि मोम का निर्माण करना, जिसे आप अवधी भाषा गांव की भाषा में कान का खूंट कहते हैं। तो ये क्या होता है, जो सेरोमेन ग्लैंड होती है ये हमारे आपके कान में वैक्स का फॉर्मेशन करती है, मोम का निर्माण करती है। और इसी वैक्स के कारण ही जो होता है हमारे कान के अंदर कोई अन्य सूक्ष्म धूल के कण या अन्य अनावश्यक वस्तुएं या पदार्थ अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। और इस प्रकार ये जो सेरोमेन ग्लैंड होती है एक नली के द्वारा यानी कि एक डक्ट के द्वारा जो है एक एंजाइम के रूप में इसको फॉर्मेट करती है, इसका निर्माण करती है, और इसका संपर्क जो है रुधिर से नहीं होता है। दूसरी बहिस्रावी ग्रंथि है लेक्राइमल ग्लैंड। देखिए यहाँ पर लेक्राइमल और यहाँ पर तीसरा दिया है मोनोमियम ग्लैंड। ये लेक्राइमल ग्लैंड और ये जो मोनोमियन ग्लैंड है, ये दोनों ग्लैंड जो होती है ये आँख में पाई जाती हैं। ये लेक्राइमल ग्लैंड जो होती है आँख में ऊपर की तरफ है, और ये जो मोनोमियम ग्लैंड होती है ये आँख में नीचे की तरफ पाई जाती है। और यहाँ पर देखिए जो लेक्राइमल ग्लैंड होती है ये हमारी आँख में जो है आंसू का निर्माण करती है, यानी कि टीयर का फॉर्मेशन करती है। और देखेंगे ये जो आंसू होता है हमारे आपके आँख में यहाँ किनारे पर देखिए, यहाँ दोनों तरफ जो है कुछ उभरी हुई मांसल संरचना दिखाई देती है यहाँ, जिसे जो है पंकटम कहा जाता है। पंकटम, यह पंकटम जो है इस आंसू को अपने अंदर स्टोर करती है, स्टोर करके रखने का कार्य करती है। अब ये जो मोनोमियम ग्लैंड होती है ये आँख में नीचे की तरफ पाई जाती है, और इसका कार्य जो होता है एक प्रकार से वैक्स का निर्माण करना होता है, जिसे हम आप कीचड़ कहते हैं, आँख का कीचड़ कहते हैं। तो यह जो है आँख का कीचड़ का निर्माण करता है या आँख का कीचड़ बनाता है। अब इसी तरह से अगला जो है बहिस्रावी ग्रंथ देखिए, तो मिला है स्वेट ग्लैंड, जिसे जो है स्वेद ग्रंथ भी कहा जाता है, यानी कि पसीना का निर्माण करने वाली ग्रंथि, पसीना का निर्माण करने वाली ग्रंथि है। ये हमारे शरीर में पसीना का निर्माण करती है, जिसके थ्रू जो है कोई वायु सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में हमारे त्वची छिद्रों के द्वारा जब प्रवेश करता है वह प्रवेश न कर पाए, और साथ ही साथ जो आंतरिक ऊष्मा होती है वो शरीर से बाहर निकल सके। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में आंतरिक ऊष्मा को जो है बाहर निकाल करके और जो है हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाने का कार्य करता है, टेम्परेचर को मेंटेन बनाता है। तो ये जो है इन स्वेट ग्लैंड के द्वारा पसीने का निर्माण होता है। आगे देखिए मिला है सेबेकस ग्लैंड। यह जो है इसे तैलीय ग्रंथ भी कहा जाता है, तैलीय ग्रंथ के रूप में पाई जाती हैं। ये जैसे देखिए हमारे त्वचा को स्नेहक बनाने का कार्य करती हैं, त्वचा को स्लिम बनाती हैं। जैसे देखेंगे यहाँ नाक वगैरह में देखिए तो यहाँ पर जो है तैलीय ग्रंथियाँ जो है कार्य करती हैं। यहाँ पर देखिए तो वैक्स जैसा तैलीय पदार्थ मतलब त्वचा को स्लिम बनाती हैं, चिकना बनाती हैं।
तो तैली ग्रंथियां जो बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में सेबेकस ग्लैंड के नाम से जानी जाती हैं। आगे देखिए सैलिवरी ग्लैंड, जिसे लार ग्रंथि कहा जाता है, लार ग्रंथि कहा जाता है। लार ग्रंथियां हमारे मुख में पाई जाती हैं और ये लार ग्रंथियां हमारे मुख में लार का निर्माण करती हैं। श्लेष्मिक चिपचिपे पदार्थ के रूप में एक एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं, इसे लार कहा जाता है। और इस लार का मुख्य कार्य होता है कि ये हमारे जो है भोज्य पदार्थों को चिकना बनाता है या भोज्य पदार्थों की एक लुगदी बनाता है। जब हम पोषण की क्रिया में किसी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, पोषित करते हैं, खाते हैं और जो है वह भोज्य पदार्थ हमारे मुख में जाता है और दांतों के बीच जब जो है चबाया जाता है, तब उस समय लार ग्रंथियां सक्रिय होकर के जो है लार नामक एंजाइम को स्रावित करती हैं और यही लार जो है हमारे भोजन के साथ चबाया जाता है और भोजन की एक लुगदी तैयार होती, भोजन स्नेहक बन जाता है ताकि निगलने में सुगमता हो। तो इस प्रकार जो है ये सैलिवरी ग्लैंड भी एक बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में हमारे मुख में पाई जाती है। आगे मिलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे पाचक ग्रंथि भी कहा जाता है, पाचक ग्रंथि कहा जाता है, या इसी को जो है जठर ग्रंथि भी कहा जाता है, जठर ग्रंथि। और इसका मुख्य कार्य होता है जठर रस नामक एंजाइम स्रावित करती हैं। और यह पाचक ग्रंथि जिसे आप गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ये मुख्य रूप से हमारे अमाशय में पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य जो है जठर रस नामक एंजाइम का श्रावण करना होता है। और इसी जठर रस के कारण जो है हमारे भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। और ये जठर रस हमारे अमाशय में रेनिन, पेप्सिन और कई नाम से जो है जाने जाते हैं, पाए जाते हैं। इसी की कमी हो जाने पर हमारे अमाशय में इसी की कमी हो जाने पर जो है गैस्ट्रिक रोग हो जाता है, गैस्ट्रिक रोग हो जाता है, गैस्ट्रिक डिसीज हो जाता है, जिससे जो है कहते नहीं गैस के मरीज, एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, इसे गैस का मरीज कहा जाता है जब इसी जठर रस की कमी होती है। यानी कि जब जठर रस की कमी हो जाती है तो हमारे अमाशय अथवा आंत में भोजन का पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है। जब भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होता है तो बदहजमी जैसी बनी रहती है। तो उस समय उस रोग को जो है गैस्ट्रिक रोग कहा जाता है। तो इस प्रकार आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखिए कुछ और बहिस्रावी ग्रंथियों को। चलिए देखिए अगली बहिस्रावी ग्रंथि है म्यूकस ग्लैंड। ये म्यूकस ग्लैंड जो होती है ये बड़ी आंत में जो मलाशय होता है, मलाशय रेक्टम जिसे कहा जाता है, इसी रेक्टम में पाई जाती है। इस म्यूकस ग्लैंड का कार्य जो होता है वह तरल चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करती है, तरल चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करती है। तरल चिपचिपा पदार्थ भोजन को निगलने में सहायक होता है। फिर से समझिए, ये जो म्यूकस ग्लैंड है ये हमारी बड़ी आंत में जो मलाशय होता है, इस मलाशय में पाई जाती है और यह एक विशेष प्रकार के तरल चिपचिपे पदार्थ को स्रावित करती है एंजाइम के रूप में। भाई बहिस्रावी ग्रंथि है तो बहिस्रावी ग्रंथि होगी तो जितना रासायनिक तरल पदार्थ स्रावित करेगी सब एंजाइम कहलाएगी। तो ये तरल चिपचिपे पदार्थ के रूप में जो है म्यूकस नामक एंजाइम को स्रावित करते हैं और इस म्यूकस एंजाइम का जो कार्य होता है वह भोजन को निगलने में सहायक होता है। इसी तरह से देखिए अगली हमारी बहिस्रावी ग्रंथि है लीवर, जिसे यकृत कहा जाता है। यह यकृत जो होती है यह निम्न दो प्रकार की कोशिका से मिलकर बनी होती है, एक हिपैटिक सेल और दूसरा जो होता है कूफर सेल। हिपैटिक कोशिका से और कूफर सेल से मिलकर के बनी होती है। ये हमारी लीवर जिसे यकृत कहा जाता है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है और यह जो है हमारे शरीर में दाहिनी तरफ उदर गुहा में
यानी कि यहाँ जो उदर गुहा का खाली स्थान होता है इस भाग में पाई जाती है। और यह जो है क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेती है। कहने का मतलब है कि यह अपने अंगों को जो है, यानी कि अगर यह कहीं से भी क्षतिग्रस्त होती है तो ये खुद ब खुद जो है ठीक हो जाती है, अपने आप को जो है ठीक कर लेती है। यानी कि इस यकृत में रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है, पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। इसी रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन के कारण जो होती है यह अपने आप को स्वतः ठीक कर लेती है, अपने आप को ठीक कर लेती है। और इसका कार्य जो होता है हमारे शरीर में, यह यकृत ग्रंथि जो होती है इसका सबसे ज़्यादा कार्य होता है। जैसे देखें तो मुख्य रूप से ये जो है क्या करती है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रॉम्बिन, हिपैरिन, एल्बुमिन, बिलिरुबिन आदि जो है एंजाइम का स्रावण करती है। जैसे देखिए तो यहाँ पर जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रॉम्बिन होते हैं ये रुधिर का थक्का बनाते हैं, रुधिर को जमने में मदद करते हैं। और जो हिपैरिन होता है हमारे रुधिर वाहिनी में रुधिर को थक्का जमने से बचाता है, यानी कि रुधिर वाहिनी में रुधिर को जमने से बचाता है। लेकिन यहाँ पर जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रॉम्बिन कण होते हैं यह जो है हमारे रुधिर के साथ मिल करके रुधिर का थक्का बनाते हैं। लेकिन ये रुधिर का थक्का उस समय जब बनाते हैं जब जो है रुधिर का स्राव होता हो, यानी कि जब हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है और रुधिर का स्राव होता है, रुधिर बहता है, तो उस समय फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रॉम्बिन जो एंजाइम होते हैं ये जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर बहने वाले स्थान पर, जहाँ से जो है रुधिर का स्राव हो रहा है, ऐसे स्थान पर रुधिर का थक्का बना देते हैं, जिसके कारण जो होता है रुधिर का बहना बंद हो जाता है। लेकिन ये जो हिपैरिन कण पाया जाता है यह हिपैरिन कण जो है हमारे रुधिर वाहिनियों में रुधिर को थक्का बनने से बचाते हैं। लेकिन अगर इस हिपैरिन को भी ऑक्सीजन मिल जाए रुधिर वाहिनी में तो यह हिपैरिन भी उस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो है रुधिर का थक्का बना देती है। तो इतनी बात जानिए। और देखिए इसके अतिरिक्त यह जो है एल्बुमिन को और बिलिरुबिन का भी निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त एल्बुमिन को देखिए तो यह एल्बुमिन भी हिपैरिन के साथ मिलकर के ही कार्य करती है। और देखिए ये जो बिलिरुबिन है यह बिलिरुबिन जो होता है यह पीले रंग के एंजाइम के रूप में होता है जो लैट्रिन को जो है पीला बनाता है। और इसी की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो उस समय शरीर का रंग जो होता है वह पीला पड़ जाता है, जिसे जॉइंडिस कहा जाता है, जिसे जॉइंडिस रोग कहते हैं, जिसे जॉइंडिस यानी कि पीलिया रोग कहा जाता है। और इसकी मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये जॉइंडिस जो होती है बिगड़ जाती है, अपना विकराल रूप ले लेती है, और ऐसे में जो है ऐसे व्यक्तियों को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि इस बिलिरुबिन के कारण बनने वाला जो पीले रंग का एंजाइम होता है जब उसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है तो जॉइंडिस रोग हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। और देखिए इसी तरह से इस लीवर के और भी कार्य हैं। जैसे देखें तो विलवर्डिंग, ये जो विलवर्डिंग है यह विलवर्डिंग भी जो है यकृत के द्वारा स्रावित होने वाला एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है। देखिए हमारे शरीर में इस लीवर के द्वारा पित्त रस का स्रावण होता है, पित्त रस का फॉर्मेशन होता है, और यही पित्त रस हमारे यकृत कोशिकाओं से निकल करके जो है पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है। और उसी पित्ताशय में इस पित्त रस को जो है इस विलवर्डिंग नामक एंजाइम के द्वारा वह पित्त रस हरा रंग का हो जाता है। और यही जो है पित्त रस हमारी वसाओं का पाचन कराता है। इसके अतिरिक्त देखिए यही लीवर ग्रंथियां जो होती हैं, यही यकृत ग्रंथियां जो होती हैं, ये अमोनिया को, हमारे शरीर में बनने वाली जो अमोनिया होती है यह अमोनिया अत्यधिक विषाक्त होती है, अत्यधिक विषैली होती है। इस अमोनिया को जो है यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि यूरिया में बदल देता है। यूरिया कम विषाक्त होता है, ज़्यादा विषैला नहीं होता है, तो इसलिए अमोनिया को यूरिया में बदलती है। और देखिए कि जो हमारे शरीर में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इस ग्लूकोज को जो है यह ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट कर देती है।
और इसी ग्लाइकोजन में जब परिवर्तित करती है तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और ऑक्सीजन मिलती है। और देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है तो इस कार्बोहाइड्रेट को यह फैट में बदल देता है, वसा में बदल देता है। लेकिन जब फैट की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा होती है तो यह लीवर जो होता है उस फैट को अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल के नाम से रख लेता है। अगर एक प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा जो है कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है, तो लीवर में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल लीवर में ही पाया जाता है। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इस कार्बोहाइड्रेट को जो है लीवर जो है फैट यानी कि वसा में परिवर्तित कर लेता है, और यही इसी फैट को जो है यह लीवर कोलेस्ट्रॉल के रूप में अपने अंदर रख लेता है। कोलेस्ट्रॉल के कारण ही जो है मनुष्यों में मोटापा आता है। कहते नहीं कि भाई अब काफ़ी मोटे हो गए हैं, तो काफ़ी मोटे होने का कारण यह है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है अथवा फैट की मात्रा बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह लीवर में ही पाया जाता है। और देखिए, ये जो लीवर होता है, देखिए कुछ लोग जो है क्या करते हैं, जहर खा लेते हैं, अथवा कुछ लोग जो है मादक पदार्थ के रूप में अल्कोहल का सेवन करते हैं यानी कि शराब का सेवन करते हैं। तो देखिए, ऐसे व्यक्तियों का जो लीवर होता है वह नष्ट हो सकता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। तो लेकिन लीवर के अंदर इतनी क्षमता होती है, लेकिन लीवर के अंदर जो है रिजनरेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। उसी के कारण जो होता है यह लीवर अपने आप को फिर से बना लेता है। परंतु यहाँ पर देखिए, जो लीवर है, ये लीवर आपको बताया गया ना, हिपैटिक सेल और कूफर 2 सेल से मिलके बनी होती है। तो इसी जो है लीवर की जो कूफर सेल होती है, इसी कूफर सेल के द्वारा जो है यह कूफर सेल जो होती है, यही कूफर सेल जो है अल्कोहल अथवा जहर को अपने अंदर निगल लेती है, निगल करके खुद जो है नष्ट हो जाती है। और कुछ समय पश्चात जो है यही कूफर सेल फिर से जो है नया बन जाती है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति जो है जब ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं, ज़्यादा जो है शराब पी लेते हैं, अथवा जो है ज़्यादा विषैले पदार्थ को खा लेते हैं, तो लीवर की जो एक कूफर सेल होती है इसको निगल करके मर जाती है। लेकिन जो है पुनः इस कूफर सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, पुनः नहीं बना पाती है अपने आप को। तो ऐसे में जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा कोई ना कोई रोग हो जाता है। जबकि देखिए, जो हिपैटिक सेल होता है, इस हिपैटिक सेल के खराब होने पर मानव शरीर में हिपेटाइटिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं ना, हिपेटाइटिस हो गया, तो हिपेटाइटिस के कारण जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, भ्रूणावस्था में इसी लीवर सेल के द्वारा जो है आरबीसी का निर्माण होता है, रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण होता है, जिसे लाल रक्त कणिका कहा जाता है। और ये लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, लीवर के मीसोडर्म में इनका फॉर्मेशन होता है। देखिए, मीसोडर्म जो है लीवर का एक पार्ट होता है, तो लीवर के मीसोडर्म में जो है आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। कब? जब जो है शिशु भ्रूणावस्था में रहता है, यानी कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, जिसे लाल रक्त कणिका कहा जाता है, इसका निर्माण जो है कहाँ होता है? तो उसका आपका उत्तर जो होगा वह होगा कि लीवर के मीसोडर्म में होता है। ये जो मीसोडर्म है ये लीवर का एक पार्ट होता है, यकृत का एक पार्ट होता है। तो आज की क्लास में हम आप बहिस्रावी ग्रंथि तक ही जानेंगे। कल की क्लास में हम आप अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके कार्यों के साथ मिश्रित ग्रंथियों का कंप्लीट अध्ययन करेंगे। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।